पिछले नवंबर माह में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की बैठक में ये फैसला किया गया कि देश के अन्य राज्यों की तरह तथा केंद्र सरकार की तरह जम्मू कश्मीर में भी सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि नवंबर में फैसला हुआ और आज वो आपको समर्पित कर दिया गया, इसके लिए आप सबको बधाई। मुझे ध्यान है 1998 में एक सोसाइटी बनाकर सबसे पहले दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग पर पहले इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी, जो सिविल सेवा के अधिकारियों, उनके आपसी इंटरेक्शन के सभी पहलुओं और उनके बीच समन्वय की भावना को विस्तार देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। आज दिल्ली में 2 ऐसे इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, एक कस्तूरबा गांधी मार्ग पर है और दूसरा चाणक्यपुरी में। जम्मू तथा कश्मीर में दोनों स्थानों पर जैसा बताया गया, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी ये प्रस्तावित है। जम्मू आज आपके सामने है और जैसा यहाँ के मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी ने बताया कि ये अस्थायी व्यवस्था है, इसके लिए ज़मीन इन्होंने चिन्हित की है, तो स्थानांतरित करके उसके निर्माण की कार्रवाई आगे पूरी की जाएगी। विस्तार से उन्होंने बताया, इसलिए उस विषय में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक ही फेज में सब प्रस्ताव कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि अगर 2-3 फेज में बनाएंगे तो बढ़िया बनेगा और पैसे की कोई कमी मुझे नहीं लगता है कि उसमें आएगी। ये एक बेहतरीन माध्यम होगा, जैसा अभी मेहता जी बता रहे थे। सभी सर्विसेज के ऑफिसर, उनके परिजन एक साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे और जो हमारे अवकाश प्राप्त वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके अनुभवों का लाभ भी मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे सहयोगी ले सकेंगे। संविधान में जो शब्द आप लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है वो है लोक सेवक, और इसी की चर्चा बार बार होती है। मुझे लगता है कि जब संविधान सभा में चर्चा हो रही थी तो जो नीति निर्माता हमारे देश के उस समय थे, तो उनके दिमाग में कोई कल्पना रही होगी कि हमारे देश के ऑफिसर्स कैसे होंगे, उनकी भूमिका क्या होगी। तो जो हैंगओवर था ब्रिटिश राज का, उसी में लोग चलेंगे या उनकी भूमिका दूसरी होगी। मुझे लगता है कि इसी के कारण ये शब्द उन लोगों ने चयनित किया होगा, लोक सेवक का। और उद्देश्य भी यही था कि सामान्य नागरिक की सेवा बेहतर ढंग से ये लोग कर सकेंगे और राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे सकेंगे। और इसलिए संविधान सभा में जो अनुच्छेद 315 है, उस चर्चा के दौरान बार बार इस बात पर बल दिया गया कि लोक सेवा आयोग राष्ट्र निर्माण के लिए खड़े हो रहे हाथों की मातृ संस्था ही नहीं होगी, बल्कि एक तरह की पौधशाला होगी जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाने का काम करेगी या साधन बनेगी। ये भी सच है कि 75 वर्ष पूर्व जो चुनौतियां थीं जब ये चर्चा हुई थी, मुझे लगता है कि वो आज नहीं है। उनका स्वरूप, उनका स्केल काफ़ी बदल चुका है। अब पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड हो गई है और मुझे लगता है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नित नए स्किल्स की आवश्यकता है। अनेक क्षेत्रों के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करना स्वयं में चुनौती बढ़ती जा रही है। तकनीक रोज़ बदल रही है, तेज़ गति से बदल रही है। जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा गति से वो आगे बढ़ रही है। तो कई बार उसके साथ कदम मिलाकर चलना ये बड़ा दुष्कर कार्य होता जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उस चुनौती के साथ हम सब लोग अब रूबरू हो सकें, ये आवश्यक भी है। और इस दृष्टिकोण से देखें तो सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट उस पौधशाला का ही एक छोटा स्वरूप मैं मानता हूँ, जो आर्थिक और सामाजिक बदलाव के साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग क्षेत्रों के बीच एक सेतु, एक ब्रिज का काम कर सकता है। एक दूसरे के अनुभवों को साझा करने का एक उचित प्लेटफार्म हो सकता है।
अब ऑफिसर्स कैरियर के दौरान अनेक ट्रेनिंग कार्यक्रम आप लोग उससे गुजरते हैं, नए स्किल सेट, नई कार्यविधियों से आप रूबरू होते हैं। इनफॉर्मल रूप से ये जो इंस्टीट्यूट है वो आपके रिक्रिएशन के साथ साथ आचार विचार के आदान प्रदान और गुड गवर्नेंस के अभियान में भी सहायक हो सकता है। सार्थक चर्चा के केंद्र के रूप में भी इसे आप विकसित करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एक छोटी बात और मैं कहना चाहूँगा कि 15 अगस्त को 4 संकल्प जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से, आप सबका संकल्प था जिसे मैंने दोहराया था, और उसे याद दिलाना और बार बार कहना ये मेरी जिम्मेदारी है। भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर। अब ये संकल्प मैंने व्यक्त किया है, लेकिन केवल मेरा नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप सबका, सभी लोक सेवकों का ये संकल्प अगर रहेगा और जनता से निरंतर संवाद करके उनकी वास्तविक समस्याओं को जानना और उनके समाधान के लिए अग्रसर होना, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम काफ़ी हद तक सफल हो सकेंगे। ख़ास तौर से पिछले दिनों जो 2 अभियान बैक टू विलेज 4 और माई टाउन माई प्राइड 2, जिस तरह से आम नागरिकों के बीच हमारे अधिकारी पहुँचे हैं और जिस तरह की प्रतिबद्धता दिखाई है, उसकी अगर मैं प्रशंसा न करूं तो मुझे लगता है ये बेईमानी होगी। पूरी तत्परता के साथ इस अभियान में हमारे अफसरों ने सामाजिक कल्याण और समावेशी विकास की भावना से काम किया है और ये एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मैं मानता हूँ। सुशासन के मूल तत्वों को संरक्षित रखते हुए अनेक इंटरवेंशंस हुए हैं। विधायी और विकास के ढांचे को मजबूत करने में काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि रास्ता लंबा है, हमारा पड़ाव पर नहीं पहुँचे हैं। एक पारदर्शी और सक्रिय प्रशासनिक प्रणाली स्थापित हो, ये सबके सहयोग से ही संभव हो सकती है और ख़ास तौर से वरिष्ठ अधिकारी जो हों वो एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी मेहता जी जिक्र कर रहे थे ऑनलाइन सर्विसेज का, ये सच है कि 400 से ज़्यादा सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई हैं। कोशिश ये हो रही है कि इन सर्विसेज का फीडबैक भी हम लें। रैपिड असेसमेंट सिस्टम भी लागू किया है। काफ़ी संख्या में लोग इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन जितने लोग हिस्सा ले रहे हैं, संतोष की बात यह कि हमारी अप्रूवल रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है और इस पर हम सब निश्चित रूप से प्रसन्न हैं। 85% नागरिक ये मानते हैं कि हमारी सर्विसेज आम आदमी के हित में है और अब उन 25-30 सेवाओं को जिनका संबंध सीधा जनता से है, मुझे लगता है कि उसमें वो व्यवस्था करने 3 सर्विसेज हो गई है ना। अगले 1 महीने में कोशिश होगी कि ये 3 सर्विसेज पूरी तरह से, क्योंकि जब भी थोड़ी गुंजाइश छूटती है तो एक बार मैं देख रहा था डोमिसाइल सर्टिफिकेट ठीक 15वें दिन कैंसिल कर दिया जाता है। जो समय सीमा है उसके आखिरी दिन उस फॉर्म को अस्वीकृत करना, तो समझ में आता है लोगों को भी। तो ये व्यवस्था करने में हमें सफलता अगर मिली तो मैं समझता हूँ कि सामान्य आदमी की दिक्कतें हम कम कर सकेंगे और उनकी जो अपेक्षाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उसे पूरा करने में काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। अब आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं, अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं। स्वाभाविक रूप से जब आप अच्छा काम करते हैं तो लोग उसी से अच्छे काम की और उम्मीद करते हैं। अब सलेंडर सड़क बनाएंगे तो जिस गांव की छूट जाएगी तो लोग कहेंगे कि ये छूट गया है। नहीं बनती थी तो कोई नहीं कहता था, जब बनेगी तो मुझे लगता है कि हर आदमी की अपेक्षा बढ़ती है। वो स्थिति धीरे धीरे यहाँ भी पैदा हो रही है और मैं समझता हूँ कि उसके लिए सबको मिलकर के ज़्यादा मेहनत भी करनी होगी। सक्रियता के साथ पब्लिक ग्रीवांसेस को सुनना भी होगा, उनका समाधान भी करना होगा। भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता, समावेशिता की भावना के साथ अगर हम योगदान देंगे
तो निश्चित रूप से हमारी ये गुडविल बनेगी। समावेशी विकास की दृष्टि से ही एस्पिरेशनल पंचायत और एस्पिरेशनल टाउन, ये 2 कार्यक्रम अभी हाल ही में महत्वपूर्ण कार्यक्रम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शुरू किया है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, ये एक लोक सेवा का महायज्ञ है और आप सब वरिष्ठ लोग भी इसमें मार्गदर्शन दें, अपना योगदान दें, अपने कनिष्ठ सहयोगियों का निर्देशन करें, मार्गदर्शन करें, उन्हें प्रोत्साहित करें। अंत में आप सबको मैं शुभकामना देता हूं और भयमुक्त व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आम नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी ये दोनों समाहित हैं। ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था में यकीन रखना जहां सुविचारित और कानून के अनुरूप फैसले लेने में हमारे अधिकारी एक पल के लिए भी न हिचकें न रुकें, मैं समझता हूं यही भयमुक्त व्यवस्था कही जा सकती है। अब जो फैसला हमको लेना है, हम जानते हैं कि फैसला सही है, उसमें भी अगर 15 दिन लगाते हैं तो मैं मानता हूं कि फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। जो नहीं होना है, किसी हाल में नहीं होना है, उसके लिए चाहे जो भी कुछ भी कहे। तो इस तरह के फैसलों को काफ़ी हद तक आप लोगों ने आगे बढ़ कर के लिया है और ऐसी व्यवस्था को बढ़ावा देना, उसे पोषित करना जिसमें आम नागरिक की भलाई हो और जो जम्मू कश्मीर के निर्माण में मुझे लगता है कि योगदान दे सके। आप सभी लोग सेवकों से ये मेरी अपेक्षा है और अपने कनिष्ठ सहयोगियों को इसके लिए प्रोत्साहित करना ये वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी है। सामाजिक आर्थिक विकास में हम सब योगदान दे सकते हैं जब हमारे दृष्टि में लोक सर्वोपरि होगा, जनता सर्वोपरि होगी। लोक सेवा आयोग को एकमात्र लक्ष्य बनाकर फैसले जो लिए जाते हैं, मैं समझता हूं कि ऑफिसर्स को पुरस्कृत करने, प्रोत्साहित करने एवं उनके संरक्षण के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी भी प्रशासनिक कार्यों का वास्तविक मूल्यांकन जनता के जीवन स्तर में जो सुधार आएगा उससे होता है। और अनेक लोगों ने, अनेक साथियों ने इस तरह के काम किए हैं और किसी भी फाइल का भी मैं समझता हूँ कि उसके पीछे बहुत सारे लोगों का जीवन जुड़ा होता है, बहुत सारे लोगों की भावनाएं और अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं और मैं मानता हूँ कि समाज का भविष्य उससे जुड़ा होता है। आपके फैसलों से, आपके योगदान से समाज में गतिशीलता आ सकती है। गतिशीलता काफ़ी हद तक आई है और तेज हो सकती है। इसकी गति को बढ़ाने की आवश्यकता है और आप सबके सहयोग से जम्मू कश्मीर देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके, ऐसी स्थिति हम पैदा करें। आपकी उपलब्धियों के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। आपके और आपके परिवार के बेहतर भविष्य की कामना करता हूं। अब मैंने एक घटना का जिक्र करना मुझे लगता है कि आवश्यक है। ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है जम्मू कश्मीर का, अंतिम अभ्यर्थी का साक्षात्कार समाप्त हुआ, 3 घंटे के भीतर परिणाम आ गया। शायद एक स्वयं में उदाहरण है कि व्यक्ति कितना परिवर्तन कर सकता है। 2001-2 से पता नहीं कितने विभागों में प्रमोशन नहीं हुए थे। एक एडहॉकिज्म यहाँ की परंपरा बन गई थी या जानबूझ करके एडहॉकिज्म चलाया जाता था, उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आज स्थिति ये है कि आज की तारीख में अब हमारे पास किसी के प्रमोशन पेंडिंग नहीं है। और मुझे चेयरमैन एक दिन मिलने आए थे, उन्होंने कहा हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को कहा है कि भविष्य में भी जो आपके प्रमोशन करने आप बता दीजिए, अभी से हम सूची बना करके रख देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे उदाहरण आज जम्मू कश्मीर में देखने को एक नहीं अनेक मिल सकते हैं। और जिस अभियान का जिक्र अभी मेहता जी कर रहे थे, कई लोग कोशिश कर रहे हैं। पहले कोशिश की गई उन लोगों के द्वारा जो रसूखदार लोग थे, जिन्होंने नियमों की अवहेलना करके, अपने पदों का दुरुपयोग करके सरकारी संपत्ति अपने अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के नाम करी। तो उन्होंने एक माहौल बनाने का काम किया कि साहब ये 2 लाख लोगों को बेघर करने जा रहा है जम्मू कश्मीर प्रशासन। मैंने निजी तौर पर बैठक करी थी अपने दोनों संभाग के अधिकारियों की, खास तौर से हमारे एसएसपीज और डीसीज, डिविजनल कमिश्नर, एडीजी,
DIG सभी सीनियर ऑफिसर्स भी थे उसमें। और मैंने कैटेगरिकली उनसे एक बात कही थी कि भाई सामान्य रूप से ये देखा गया है कि जब भी इस तरह के आदेश होते हैं तो सबसे पहले शिकार गरीब आदमी होता है, सामान्य आदमी होता है। और इसमें किसी का दोष नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है कि एक आदमी का भवन गिरा दीजिए, 5 लोगों से वसूली कर लीजिए उसी भय में। तो स्पष्ट निर्देश था कि आप अपने ज़िले में जो भी इस तरह का अभियान है DC और SSP मिल करके पहले सूची बनावें, अपने से कोई ये काम न करे। मुझे लगता है कि आम तौर पर, या मैं कहूँ ओवरऑल, मैं भी रोज़ मॉनिटर कर रहा हूँ, तो एक छोटी घटना हुई श्रीनगर में और उसको रात को ही ठीक कर दिया गया। कल से व्यवस्था में और बदलाव लाया जाएगा। और श्रीनगर कश्मीर के तो लोग नहीं हैं, लेकिन यहाँ जम्मू के डिविजनल कमिश्नर हैं, ADG हैं और DC जम्मू हैं। मुझे लगता है कि कल क्या होने वाला है इसकी जानकारी आपको अपने ज़िले की रहनी चाहिए। डिविजनल कमिश्नर को अपने हर ज़िले की जानकारी कि कहाँ कहाँ होने वाला है, तो सेल्फ गोल की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। और दूसरा, मुझे लगता है कि मीडिया को बताने की ज़रूरत है कि इन लोगों ने किया क्या था, किस तरह से सरकारी ज़मीन पर अपने परिजनों और अपने रिश्तेदारों का नाम चढ़ा करके और सेना से किराया लेने का काम 50 साल से लोग कर रहे थे, किस तरह से सरकारी ज़मीन ITC से किराया ले रहे थे। ये बातें अब जनता के बीच आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत विश्वास और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कल अगर मतदान हो जाए तो जम्मू कश्मीर के आवाम की बात मैं कर रहा हूँ, 85% लोग कहेंगे कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सबसे सर्वोत्कृष्ट काम यही किया है कि इन प्रभावशाली लोगों को, जिन्होंने अब तक अपने पदों का दुरुपयोग किया था, उनकी ज़मीन को खाली कराया। मैं इतनी बात कह करके आप सबको फिर से एक बार आज के मौके पर बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।